दोस्तों नमस्कार। जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र को हाशिए पर ढकेल देंगे। जरूरत पड़ी तो चुनी हुई सरकारों को उस सत्ता से हटा देंगे जहां हम खुद की सत्ता चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलटने की ताकत हम ही में है तो हम उसे पलट डालेंगे। जरूरत पड़ी तो हम अपने कॉरपोरेट मित्र को, जिसको हमने कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति दे डाली, उस पर कोई आंच आने लगेगी तो उस आंच को बचाने का काम भी हम ही करेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगी तो पारंपरिक तौर पर भारत की जो अपने लोकतांत्रिक स्थितियां हैं उसको भी बदलने में कोताही बरतेंगे नहीं। जी, इसे कहते हैं सरकार। और सरकार अगर अपने मन के मुताबिक चलने लगे तो लोकतंत्र हाशिए पर जाएगा। और इस दौर में जो नियम कायदे बनेंगे वो सिर्फ राजनीति को प्रभावित करते हुए सत्ता के अनुकूल होंगे। और ऐसे में ये सारे मामले अब अगर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुके हैं और जिन 5 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को अब अपना फैसला सुनाना है और वह भी अगस्त के महीने तक ही सुना जाएगा, यानी तब तक फैसले आ जाएंगे। और ये सारे ऐसे फैसले होंगे जो सरकार की नींव हिला डालें। यानी जिस तरीके से आप इस देश में गवर्नेंस को चला रहे हैं वो गवर्नेंस फेल हो गई। जिस तरीके से आपने क्रोनी कैपिटलिज्म से आगे बढ़कर खुल्लम खुल्ला अपने कॉरपोरेट मित्रों को बचाने की कोशिश की, उससे जुड़े मुद्दे या फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आपने उसको भी पलटने की कोशिश की। और जिस जनता ने जिस सरकार को चुना और आपने मान लिया कि आप इस देश के चुने हुए हैं और वो एक राज्य भर है तो उसकी कोई हैसियत नहीं, उसे भी पलटने की दिशा में आप बढ़ गए। इन तमाम नियम कायदों के मद्देनजर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार की नींव को हिलाने जा रहा है और सरकार अभी से थरथराने लगी है तो शायद उसका पहला रिएक्शन या पहली प्रतिक्रिया यही हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस की साख को ही खत्म कर डालो। साख जिसकी होती है उसके आश्रय जब कुछ कहा जाता है तो यह देश सुनता है। और भारत के भीतर में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कभी किसी ने कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं किया। यहां तक कि चीफ जस्टिस को लेकर कभी किसी दौर में आपने सुना नहीं होगा कि कोई आवाज सुनाई दी हो। रंजन गोगोई भी जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी कोई उनके खिलाफ बोला नहीं। लेकिन मौजूदा वक्त की हकीकत कुछ और है। रंजन गोगोई पर आवाज तब उठी जब वो राज्यसभा में उसी सरकार द्वारा मनोनीत कर दिए गए जिस सरकार के फैसलों को लेकर कई सवाल बार बार उठ रहे थे और जो बड़े राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण थे। तो यह सब कुछ पहली बार क्यों हो रहा है, वो 5 फैसले कौन हैं और सरकार के जरिए या फिर सरकार के साथ खड़े या इस देश में सरकार को सब कुछ मानने वाले एक झटके में चीफ जस्टिस को क्या कह कहकर निशाने पर ले रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम फैसले सरकार के खिलाफ जाते हैं तो सरकार की चूलें हिलने लगेंगी। तो आइए जरा एक एक परिस्थिति को आज समझने की कोशिश कीजिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार लगातार देखा जा रहा है सोशल मीडिया के भीतर कि DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं उनको लेकर जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसमें हाइपोक्रेसी है, फेलियर जुडिशरी है, इडियोसाइकोफेंसी है, हाइपोक्रेटिक है। यानी हर हाल में आपकी साख नहीं होनी चाहिए और जो फैसला आप देंगे वह इस देश में संविधान की व्याख्या करते हुए फैसला नहीं होगा, बल्कि आप मोदी सत्ता के खिलाफ फैसला दे रहे हैं, ऐसा सोचा जाना चाहिए। शायद इसीलिए पहली बार निशाने पर चंद्रचूड़ को भी लिया जा रहा है और पहली बार इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट की साख भी उन्हीं संस्थानों की तरह जो इस देश में तमाम संस्थानों को कैसे खत्म किया गया, प्रीमियर जांच एजेंसी CBI और ED सत्ता के लिए कैसे काम करने लगी, इस देश का मीडिया जो इमरजेंसी के दौर में खड़ा था वह भी कैसे लड़खड़ाते हुए रेंगने लगा। सभी की साख खत्म कर डालो तो अपनी साख पर कोई आंच आएगी नहीं, क्योंकि हमारी साख तो बाकी दूसरों की साखों की तुलना में खड़ी होगी। कुछ ऐसी परिस्थिति भारतीय राजनीति में इससे पहले कभी नहीं थी। जो 5 मामले सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास हैं,
जिसको लेकर सत्ता के भीतर धड़कनें ना सिर्फ बढ़ी हुई है, वो जानती है कि एक एक फैसला उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और उसकी अपनी जमी को खत्म कर देगा। पहला बड़ा फैसला तो 28 जुलाई को मणिपुर को लेकर ही आना है। मणिपुर को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को होनी है और जिस तरीके की गवर्नेंस इंफाल से लेकर दिल्ली तक फेल हुई, सारी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई, कोई पहल नहीं की गई, उसने पहली बार भारत के भीतर यह सवाल बड़ा कर दिया, क्या इस तरीके से प्रधानमंत्री खामोशी बरत सकते हैं? क्या इस तरीके से गृह मंत्री उस दिशा में देखना बंद कर सकते हैं जिस दिशा में इस देश के नागरिक एक राज्य के भीतर 1-2 महीने नहीं बल्कि 3 महीने होने को अब आ गए, जो परेशानियों में जी रहे हैं, मौत हो रही है, आगजनी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अब कहने की जरूरत नहीं है। उस मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सुनवाई करेगी। सुओ मोटो उसने लिया और जैसे ही सुओ मोटो यानी खुद ब खुद उसने पहल की, एक झटके में निशाने पर चीफ जस्टिस आ गए। यानी एक लंबे वक्त से अगर फैसलों को देखिए सुप्रीम कोर्ट के, तो 2 फैसले बड़े मार्केबल हैं जिसमें इस सरकार ने क्या कुछ गैर कानूनी तरीके से काम किया वह खुले तौर पर बतलाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का असंवैधानिक कार्य और गैर कानूनी तरीके से ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गैर कानूनी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बन जाना, ये सारी परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निकली। अब यह सवाल है, क्या इंफाल से दिल्ली तक की गवर्नेंस को लेकर मणिपुर के हालातों पर क्या कोई बड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट अपना सकती है? जिस हालात में इस देश के भीतर हमेशा से यह होता आया कि केंद्र सरकार एक गार्जियन की तरह है, वो नहीं देखती है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, नागरिक महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अब यह देखना पड़ रहा है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश में मोदी सत्ता के गवर्नेंस को न सिर्फ कटघरे में खड़ा करेगा बल्कि उसके तौर तरीकों पर भी उंगली उठा देगा? यह सवाल शायद सबसे बड़ा है। दूसरा बड़ा सवाल है कि 4 अगस्त को राहुल गांधी पर फैसला आएगा। राहुल गांधी को लेकर जो निचली अदालत की पूरी की पूरी सजा सुनाने की प्रक्रिया थी और उसके 27 मिनट के भीतर जमानत देने की सोच थी, फिर एक लंबे वक्त तक खामोशी बरतता है हाईकोर्ट और उसके बाद सहमति जता देता है निचली अदालत को लेकर, और इन सब के बीच पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कहते हैं हमारी बात पहले सुनिए। और इन सारी प्रक्रिया के बाद अब 4 अगस्त को राहुल गांधी को लेकर जो फैसला आता है, और अगर कानून की किताबों को पढ़िएगा तो सजा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम सजा और मैक्सिमम सजा को देते वक्त जिन धाराओं का इस्तेमाल किया गया, जिसका जिक्र फैसले में दिया गया, उसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट हामी भर पाएगा? और अगर नहीं भर पाएगा तो एक झटके में यह बात फिर खुलकर सामने आएगी कि मोदी सत्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके की साजिश रची। यह साजिश इसलिए है क्योंकि इस साजिश की शुरुआत उसी दिन होती है जिस दिन अडानी कांड की गूंज पार्लियामेंट के भीतर होती है। वही अडानी कांड जिसको लेकर दुनिया के 7 विकसित देशों के बैंक अडानीज को कहीं ना कहीं अपनी ब्लैकलिस्ट में डालते हैं और ये कहते हुए कि अभी हम आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट ना देना भी एक लिहाज से ब्लैकलिस्टेड माना जाता है, क्योंकि उसके बाद बड़ा प्रयास अडानीज की तरफ से भी हुआ, दुनिया भर में घूम घूम कर हुआ। लेकिन सवाल अडानी का यहां नहीं है, यहां सवाल सरकार का है, मोदी सरकार का है, मोदी सत्ता का है। क्योंकि अडानी से मोदी के रिश्ते यानी प्रधानमंत्री के क्या रिश्ते हैं? इस देश के भीतर में क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी जो रईस होते हैं, जो कॉरपोरेट होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, सरकार अगर उनका हित साधती है तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहलाता है। और इसके दायरे में कई बार कई सरकारें आई हैं, सरकार नकारती भी रही है। आरोप तो क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप तो मनमोहन सिंह पर भी लगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई कि सरकार खुल्लम खुल्ला अपने मित्र कॉरपोरेट को बचाने में लग जाए, चुप्पी साध ले। लेकिन अब उसकी तारीख भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आ गई है। 14 अगस्त को सेबी को अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है, और सेबी की रिपोर्ट और सेबी की अपनी कार्यप्रणाली को लेकर इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के भीतर 2 बार ऐसे मौके आए जब यह कहा गया कि किस तरीके से जांच
किसी कानून को दरकिनार करके नहीं हो रहा है और सेबी ने किसी भी नियम कायदे को दरकिनार नहीं किया गया, तो ऐसे में कुछ पुराने नियम कायदों को ही इस दौर में सेबी ने बदल दिया। यानी ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई, तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, हम 14 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। 15 अगस्त तो आजादी का दिन है, वह दिन तो प्रधानमंत्री मोदी का भी दिन है जब वो लाल किले के प्राचीर से भाषण देंगे। और जाहिर है इस भाषण में और इससे पहले के जो फैसले होंगे उसका कितना असर होगा यह देखने की बात होगी। तो क्या एक तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म से आगे खुल्लम खुल्ला कॉरपोरेट के साथ खड़ा होना, राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता के तौर पर कोई सामने खड़ा ना हो जाए और फिर उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में उसको कहीं उस कानूनी दायरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए, उस पर भी फैसला, मणिपुर पर भी फैसला। चौथा फैसला इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिल्ली ऑर्डिनेंस से जुड़ा हुआ है। दिल्ली ऑर्डिनेंस उस दौर में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, और भारत के सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकतवर होती है, वो चाहे तो किसी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाकर खत्म भी कर सकती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने, जिसमें चीफ जस्टिस खुद शामिल थे चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा, तीनों ने अपर बेंच को दे दिया। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया जहां 5 जज रहेंगे जो इस ऑर्डिनेंस को परखेंगे। तारीख अभी तय हुई नहीं है क्योंकि उससे पहले पार्लियामेंट के भीतर इस ऑर्डिनेंस को लाने की जद्दोजहद सरकार कर रही है। विपक्ष एकजुट है, लेकिन इन सब के भीतर 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर बहुत कुछ टिका होगा। उसमें एक नवीन पटनायक होंगे, उसमें एक जगन रेड्डी होंगे, जिनके 9 राज्यसभा सदस्य हैं। लेकिन बावजूद इसके तौर तरीके अगर इस रूप में है कि हम जैसे चाहे वैसे करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक चुनी हुई सत्ता जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है उसके हाथों में दी, तो वह बर्दाश्त केंद्र सरकार नहीं कर पाई और एक झटके में सारे अधिकार उसने ऑर्डिनेंस के जरिए एलजी के हाथ में थमा दिए कि आप ही तय कीजिए किसकी ट्रांसफर, किसकी पोस्टिंग, किस अधिकारी को कहां नियुक्ति। और इस प्रक्रिया में एलजीए ने लगभग 100 कुछ लोग जो कि एक लिहाज से काम कर रहे थे, 437 लोग थे जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के पावर के साथ एज ए प्रोफेशनल कहें या एज ए कंसल्टेंट कहें या फिर अगर एलजी की तरफ से कहें तो, या बीजेपी की तरफ से कहें तो वो पार्टी मेंबर थे जिनकी नियुक्ति थी। सवाल है कि इस दौर में राजनीति भारत के भीतर इतनी हावी हो चली है कि किसी भी सरकार के जो लोग करीब होते हैं वो उस सरकार के करीबी पदों पर बैठाए जाते हैं। दिल्ली में ही अगर या केंद्र सरकार के अधीन अगर ह्यूमन रिसोर्स यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री को पलट लीजिएगा तो आपको आरएसएस के स्वयंसेवकों की एक बड़ी कतार दिखाई देगी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के भीतर आपको एक लंबी कतार देगी, और इस देश के पीएसयूज के भीतर 100 से ज्यादा नियुक्ति ऐसी है जो कहीं ना कहीं आरएसएस या बीजेपी से जुड़े या उनके करीब के रहे हैं। यहां तक कि यूनिवर्सिटीज के वीसी, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज के भीतर जो नियुक्तियां होने लगी उस दिशा तक चीजें जा चुकी हैं। यानी सत्ता राजनीति अपने अनुकूल सब कुछ हर दिशा में करना चाहती है, लेकिन पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया गया और उस ऑर्डिनेंस को लेकर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया गया है, तो यह चौथा मामला भी और महत्वपूर्ण है। 5वां मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के भीतर जो एकनाथ शिंदे सरकार है, उस सरकार की मौजूदगी ही अगर गैर कानूनी है और उनकी मौजूदगी के पीछे अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने असंवैधानिक तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई की, जिस पर किसी और ने मुहर नहीं लगाई बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, तो अब जब वो सरकार अगर 14 एमएलएज अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो एक झटके के भीतर में एक लंबी प्रक्रिया जो बीते बरस से चली आ रही थी, और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके से बीजेपी गलबैयां डाले हुए थी, जिस तरीके से समीकरण 2024 को लेकर वो लगातार बिछाना चाह रही थी, वो सारी परिस्थिति ढह जाएगी। तो क्या इन 5 मामलों के इर्द गिर्द, और छठा मामला हालांकि उसकी शुरुआत 2 अगस्त से हो जाएगी, ये आर्टिकल 370 को लेकर है जिसकी लगातार सुनवाई होगी, लेकिन एक के बाद एक अगर मामलों को आप परख पा रहे हैं तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। पहली बार लगता है गवर्नेंस फेल हो चली है, फैसला इस पर आने वाला है।
पहली बार लगता है कि दरअसल न्यायपालिका का रुख जो निचली न्यायपालिका से लेकर हाईकोर्ट तक राहुल गांधी का मसला था उस पर फैसला आने वाला है, वो रुख कहीं राजनीतिक सत्ता से प्रभावित तो नहीं था। तीसरी परिस्थिति खुले तौर पर कॉरपोरेट के साथ खड़े होना, उसे बचाना, और उस दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रिपोर्ट आके उसके अपने वैल्यूएशन को डगमगा देती है, उस पर चुप्पी साध लेना, जबकि करोड़ों लोग जो शेयर बाजार से जुड़े हुए थे उनका पैसा इस दौर में उनके हाथ से चला गया। लेकिन सरकार ने चू तक नहीं की, क्योंकि अपने हिसाब से सरकार चलाने की सोच है। अगर उस पर फैसला आता है तो सरकार एक झटके में अपने मित्र को लेकर कटघरे में खड़ी होगी। पांचवी परिस्थिति कैसी है, यह दिल्ली और महाराष्ट्र को लेकर समझा जा सकता है। जो चौथी और पांचवी स्थिति है, जहां पर ताकत, पॉलिटिकल पावर सब कुछ होता है और चुनी हुई सरकारों को कैसे खत्म करना है, और जो राजनीतिक परंपरा भारत के भीतर चली आ रही है उसको भी धराशायी करके सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी राजनीति और सत्ता को कैसे बनाना और साधना है, इस दिशा की राजनीति भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, जहां फैसला आएगा, अगस्त के महीने में आएगा। तो क्या भारत की राजनीति के भीतर यह पहली बार है कि सरकार के पूरे तौर तरीके अलग अलग केसेस के जरिए सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाला है, और वो फैसलों के आसरे सरकार की सांस अटकी हुई है? और जैसे ही मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ने यह जिक्र कर दिया कि हमको सुओ मोटो लेना पड़ रहा है क्योंकि शर्म आती है ऐसी तस्वीरों को देखकर जो मणिपुर में हुआ, जिस तरीके से दो महिलाओं को नग्न अवस्था में जो कुछ किया जा रहा था वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं ऐसी कौन सी निकल आई जिसमें और किसी को नहीं, पहली बार चीफ जस्टिस को इस दौर में ट्विटर पर निशाने पर लिया गया, सोशल मीडिया पर निशाने पर लिया गया। इससे पहले इस देश के भीतर ऐसा नहीं था। बंगाल वायलेंस पर आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं? आप इस दौर में राजस्थान के वायलेंस पे कुछ क्यों नहीं कहते हैं? आप रामनवमी के वायलेंस पे कुछ क्यों नहीं कहते हैं? आप यहां पर जो खालिस्तान वायलेंस होता है उसको लेकर कुछ क्यों नहीं कहते हैं? आप कश्मीरी पंडित के मैसेकर को लेकर क्यों नहीं कहते हैं? आप फेल्ड जुडिशरी हैं, आपकी हाइपोक्रेसी है ये, और जिस तरीके से आप इडियोसाइकोफेंसी में फंस गए हैं, आप एक लिहाज से इस परिस्थिति को जी रहे हैं जहां पर ऐसा लगने लगे कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या नहीं कर रहा है, जबकि एक के बाद एक फैसले इस दौर में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, अगर आप उसको परखें ध्यान से तो उसके लिए हो सकता है आप महसूस करें यह फैसला तो आना ही था, और यह फैसला तो बड़ी सामान्य सी चीज है, ऐसा तो होना ही चाहिए, तो इसके लिए तो लॉ की किताब पढ़ने की जरूरत भी शायद नहीं पड़ेगी। यह तो एक सामान्य की चीज है जहां पर आपका सामान्य ज्ञान क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या तो वहां होगी जहां पर ऑर्डिनेंस ले आया जा रहा है, तो ऑर्डिनेंस की व्याख्या आप किस रूप में करनी चाहिए वहां पर होगा। लेकिन एक नए तरीके की परिस्थिति भारत के भीतर न्यायपालिका के दायरे में समूची सरकार की पूरी कार्यप्रणाली आकर जब फंस गई है, तो सरकार के करीबियों का लगातार, उनको चाहने वालों का लगातार उस पर अटैक करना, और ये जानते समझते हुए कि अगर ये फैसले सरकार के खिलाफ गए तो उसके बाद मोदी सत्ता की चूल्हे हिलना महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश में किसी राजनीतिक सत्ता द्वारा इस तरीके से तानाशाही पूर्ण तरीके से कार्रवाई को करना और उसको नियम कायदों में दिखलाना, और नियम कायदों में दिखलाने बतलाने के लिए इस देश के संस्थानों की साख को खत्म करना, इस देश की नौकरशाही को कुंद करना, इस देश के भीतर जो कॉन्स्टिट्यूशनली पावर वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी अपने अनुकूल कर लेना, ऐसी परिस्थिति तो इस देश में कभी नहीं थी। तो क्या यह माना जाए कि जो 5 फैसले आने वाले हैं वो सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के भीतर में एक राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन की दिशा में इस देश की जनता को भी आगाह कर रहे हैं कि आपको अब समझना होगा किस दिशा में कैसे जाना है। और सरकार इस बात से घबरा रही है क्योंकि उसे पता है कि अब बरस भर भी नहीं, उससे भी कम 8-9 महीने का वक्त बचा है जब उसको लोकसभा चुनाव में जाना है, आम चुनाव में जाना है। और सरकार जब ऐसे नियम कायदों के जरिए इस दौर में जो चला आया, क्योंकि ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति अगर गैर कानूनी है, अगर महाराष्ट्र में सत्ता को गिराने के लिए राज्यपाल की भूमिका असंवैधानिक है,
मुख्यमंत्री का वहां जिस रूप में बनाया गया उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने जिस झटके में उस एक धड़े को मान्यता दे दी, उसको नाम की मान्यता दे दी, उसको साथ चुनाव चिन्ह जोड़ने की सोच ले आए, ये सारी परिस्थितियां और साथ ही कई राज्यों में जो विधायकों का हेरफेर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट तो अब 2/3 विधायकों के साथ जो पार्टी चेंज करते हैं उस पर दिशा में भी फैसला देने वाला है। तो क्या जिस अवस्था में यह सरकार चली आ रही थी, अब उसकी नींव पर ये 5 फैसले हमला करने वाले हैं। इसीलिए एक पूरा का पूरा गैंग लग गया है कि चीफ जस्टिस की साख को आप हिला डालिए और बताइए कि दरअसल ये फैसले जो सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं वो फैसले संविधान के तहत नहीं होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं। यानी सरकार संविधान के खिलाफ नहीं हो सकते, ये आप मान लीजिए। और सारे पावर अपने तौर पर सत्ता में ही सिमटने चाहिए, इस बात को भी ले आई है। और शायद इसी की शुरुआत तो कॉलेजियम की सोच के साथ हुई थी कि कॉलेजियम को खत्म कर दिया जाए और इस देश में सरकार की भागीदारी हो, इस देश में जजेस को चुनने को लेकर। यह एक अलग लड़ाई जरूर है, लेकिन अगर एक पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप देखना शुरू करेंगे तो जो भी इस दौर में हो रहा है या जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से, उसके दायरे में आप एनए और एनआरसी भी ला सकते हैं, आप सीएए और एनआरसी भी ला सकते हैं। अचानक वो ठंडे बस्ते में क्यों चला गया? आप राजनीतिक तौर पर उभार कर इस देश के लोगों को डरा रहे थे क्या, जो इस देश के नागरिक हैं? ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि राजनीति को साधने के लिए इस देश की डेमोक्रेसी से खिलवाड़? ऐसी कौन सी परिस्थिति है इस देश में जो संविधान में लिखे शब्द हैं उनको भी हाशिए पर ढकेलकर अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल? ये कौन सी परिस्थिति थी? ये शायद पहली बार भारत की राजनीतिक सत्ता और सरकार के जरिए उभर कर आई और अब उसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के भीतर होने वाला है, जहां पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बैठे हैं। और सबको पता है कि सितंबर अक्टूबर में 2024 अक्टूबर में, यानी उससे पहले इस देश में आम चुनाव होने हैं। इस देश की जनता को तय करना है और उससे पहले ये सारी परिस्थिति उस पूरी राजनीति को धराशायी करते हैं जिस राजनीति की पीठ पर सवार होकर मौजूदा राजनीतिक सत्ता जनता को यह एहसास कराती है हम कुछ भी करें वो सही है। तो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी इसीलिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को भी निशाने पर इस दौर में खुले तौर पर लेने की प्रक्रिया के भीतर, और इस देश के कानून मंत्री ने भी तो एक बार कहा कि जजेस को चुनाव लड़ना नहीं पड़ता है। यह अलग मसला है, वो लॉ मिनिस्टर रिजिजू हटा दिए गए, लेकिन यहां तक बात आ गई कि चुनाव तो हम लड़ते हैं, जनता के बीच तो हम जाते हैं, तो क्यों नहीं हर चुनाव के साथ इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस डाइल्यूट कर दिए जाएं, खत्म कर दिए जाए और बताया जाए जो नई सरकार होगी वो अपने तरीके से नए जजेस को लाएगी। हर जगह नए वीसीज आएंगे, हर जगह नए संपादक आएंगे, हर इंस्टीट्यूशन के नए डायरेक्टर होंगे और उसकी नियुक्ति वो करेंगे। यानी जो चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन का है वह इस दौर में डगमगाता हुआ दिख रहा है और शायद उसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में इन 5 फैसलों के जरिए होना है जो सरकार की धड़कनों को बढ़ा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।